हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरनल ट्रेड, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 10। तो देखिए सबसे पहले ट्रेड क्या है। ट्रेड की डेफिनेशन लिखी है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज नोन एज ट्रेड। यानी कि गुड्स को परचेज करना, सेल करना, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव, मेकिंग प्रॉफिट्स इज नोन एज ट्रेड। अब देखिए ये टेबल आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रेड हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब अगर इंटरनल की बात करें तो दो कैटेगरीज आएंगी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल की बात करें तो तीन कैटेगरीज आती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रिपोर्ट। तो अभी हम एक्सटर्नल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, इंटरनल ट्रेड। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है इंटरनल ट्रेड को। 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी, आज का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और अगली 2 भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इंटरनल ट्रेड में डिवीजन है 2, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब देखिए इन्हीं को समझते हैं कि होलसेल क्या है और रिटेल क्या है। होलसेल में हमने डायरेक्टली लिखना है द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज। अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं बल्क में, लार्ज क्वांटिटीज में, रीसेल के लिए या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होलसेल ट्रेड। इसके बाद रिटेल क्या होगा, बिल्कुल सेम यही कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज। मतलब कि रिटेल में जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एज कंपेयर टू होलसेल थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में हो गया। द पर्पज इज रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, होलसेल का जो पर्पज है वो या तो दोबारा से बेचना है या उस गुड्स में कुछ वैल्यू एडिशन करना, यानी कि इंटरमीडिएट यूज है। और रिटेल में क्या है, द गुड्स आर जनरली प्रोवाइडेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब देखो होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से डीलिंग नहीं करेंगे, कंज्यूमर से यानी कि एक आम आदमी से कौन डीलिंग करने वाला है, रिटेलर। इसके बाद ट्रेडर्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर नोन एज होलसेल ट्रेडर्स। जो लोग होलसेल में डील करते हैं उन्हें होलसेल ट्रेडर्स या फिर होलसेलर्स बोला जाता है, और जो लोग रिटेल में बात करते हैं उन्हें बोला जाता है रिटेलर्स। अल्टीमेटली चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ये दोनों ही इंटरमीडियरी हैं। और इंटरमीडियरी का काम क्या होता है, गुड्स को पहुंचाना फ्रॉम पॉप टू पॉक। अब सर ये पॉप टू पॉक क्या है? पॉप का मतलब है यहाँ पर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये कहीं बुक्स में नहीं है, ये मैं वैसे ही यूज करता रहता हूँ अपनी टर्म्स, पॉप और पॉप। तो आप वहाँ प्लीज ये मत लिख के आइए एग्जामिनेशन में, आप पूरा कंप्लीट लिखिएगा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी जहाँ पे सामान बन रहा है उससे जहाँ पे सामान अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहा है, इसके बीच का जो रास्ता है वो सब कौन तय करवाएगा, इंटरमीडियरी। यानी कि अल्टीमेटली हम देखने वाले हैं कि हमारे पास 4 लोग होंगे जो इस पूरे प्रोसेस में आने वाले हैं। वो 4 लोग कौन हैं? सबसे पहला प्रोड्यूसर या आप मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो, इसके बाद होलसेलर, इसके बाद रिटेलर और एट लास्ट कौन होता है, कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो 2 लोग हैं यानी कि होलसेलर और रिटेलर, ये दोनों ही हमारे इंटरमीडियरी कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सर सर्विसेज देखनी है। देखो कुछ सर्विसेज हैं जो होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ सर्विसेज हैं जो रिटेलर्स प्रोवाइड करने हैं। अब हमने वही सर्विसेज डिटेल में डिस्कस करनी है। देखिए क्या है, होलसेलर की सर्विसेज। होलसेलर किसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? 2 लोग हैं, उसके पहले कौन है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद कौन है, रिटेलर। देखो होलसेलर से पहले कौन है, मैन्युफैक्चरर, और इसके बाद कौन है, रिटेलर। तो इन्हीं 2 लोगों को एक होलसेलर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले सर्विसेज किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को, यानी कि जो सामान बना रहा है उसको होलसेलर क्या सर्विस दे रहा है। नंबर 1 है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर एक सामान को बल्क क्वांटिटी में बनाता है। बल्क क्वांटिटी में क्यों बना पाता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि जो होलसेलर है वो उससे जो सामान लेगा वो बल्क में लेगा और आगे फिर फर्दर वो अलग अलग रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में बेचता है। तो सबसे पहला जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पा रहा है मैन्युफैक्चरर, वो किसकी वजह से कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो सामान है वो बल्क में ही कौन परचेज कर लेगा, होलसेलर्स। तो उसको अपने पास कोई भी स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टोरेज का सारा काम भी कौन करता है अपने पास, होलसेलर। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर तभी कर पाता है, क्यों कर पाता है, जब उसको होलसेलर की सपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्या है, बेयरिंग रिस्क। अब देखो बहुत सारे रिस्क होते हैं सामान को अपने पास बचा के रखने में, सामान को अपने पास स्टोर करने में। जैसे कि सर रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी करा जा सकता है,
उसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकता है, डिमांड फ्लक्चुएशन, डिमांड में फ्लक्चुएशन है कि हमने सामान रखा हुआ है और डिमांड चेंज हो गया तो मार्केट में वो सामान तो बिकेगा नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो रिस्क है वो किसका हो गया, अब मैन्युफैक्चरर का था, लेकिन उससे सामान क्योंकि बल्क में किसने ले लिया था, होलसेलर ने, तो अब वो रिस्क किसका है, होलसेलर का। यानी कि रिस्क भी अब कौन बेयर कर रहा है, मेनली होलसेलर। थर्ड वन है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर को। अब सर फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करता है, देखो यार बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जनरली होलसेलर्स कैश पेमेंट्स कर देते हैं कि उनको कैश में पे कर देते हैं, तो उन्हें फाइनेंस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, रॉ मटेरियल लेने में या कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसके अलावा कई बार तो इवन एडिशनल एडवांस पेमेंट कर देते हैं जब उन्हें कोई अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज प्रोडक्शन करवानी होती है, यानी कि अगर वो ऑन ऑर्डर कुछ प्रोडक्शन करा रहे हैं तो कई बार एडवांस पेमेंट्स भी कर देंगे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा किसका, होलसेलर का। नंबर 4 ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर बल्क में सामान लेंगे तो अपने पास मैन्युफैक्चरर को उसको स्टोर करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि वो सारा जब सामान हाथों हाथ बल्क में कौन ले लेता है, होलसेलर ले लेता है, तो सारा स्टोरेज कौन करता है, होलसेलर ही करता है। लास्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। अब सर एक्सपर्ट एडवाइस कैसी, देखो सामान अल्टीमेटली किसने परचेज करना है, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर डायरेक्टली किसके लिंक में होता है, रिटेलर के, और रिटेलर डायरेक्टली किसके लिंक में होता है, एक होलसेलर के। तो होलसेलर क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरर को, एक प्रोड्यूसर को एक अच्छी एडवाइस देता है, एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है कि किस तरीके का इस टाइम ट्रेंड है मार्केट में, किस तरीके की डिमांड है मार्केट में, तब उसी के अकॉर्डिंगली एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है और वो सामान इजीली सेल हो जाता है। तो ये 5 बेसिक सर्विसेज हैं जो एक होलसेलर प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर को। अब सर क्या होलसेलर रिटेलर को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या सर्विसेज, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब देखिए रिटेलर को जब भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो होलसेलर से आराम से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि होलसेलर खुद तो बल्क में परचेज करता है लेकिन वो रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल कर देता है। मतलब रिटेलर को जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसको गुड्स अवेलेबल मिलेंगे एक होलसेलर के पास, क्योंकि होलसेलर हमेशा ही गुड्स किस में लेता है, बल्क में लेता है, तो उसके पास कभी भी शॉर्टेज ऑफ गुड्स नहीं होगी। नंबर 2 इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। ग्रांट ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है कि होलसेलर एक रिटेलर को कुछ सामान क्रेडिट पर भी दे देता है। क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्रेडिट साइकिल चल जाती है। क्रेडिट साइकिल किस तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक होलसेलर है और ए ने बी को सामान दिया क्रेडिट पे कि जाओ आप अपना सामान सेल कर लो, जब सेल हो जाएगा तब पेमेंट कर देना। अब जब अगली बार बी आएगा ए के पास तो वो पहले वाले सामान के, यानी अगर वो पहले क्वांटिटी एक्स ले गया था तो इसकी पेमेंट कर जाएगा और क्वांटिटी वाई अब लेके चला जाएगा। तो अल्टीमेटली एक सर्कल चलता रहेगा, जब वो अगली बार आएगा तो पिछला पेमेंट कर देगा और अगला और सामान ले जाएगा। यहाँ ये इस फैसिलिटी को क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी, जो किसने प्रोवाइड करी, होलसेलर ने रिटेलर को। थर्ड इज मार्केटिंग सपोर्ट। अब सर मार्केटिंग सपोर्ट का क्या मतलब है कि मेजर जो बहुत सारी मार्केटिंग सर्विसेज हैं, मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं जो मार्केटिंग करनी है, कि एडवर्टीजमेंट करना है, सामान को पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करनी है, ये सब काम अल्टीमेटली कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। रिटेलर को इतना ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, अपने बेसिस पे तो एक बार रिटेलर भी करता है, लेकिन मेजर बेसिस पे होलसेलर ये सारे काम कर देता है। एक रिटेलर बच जाता है काफ़ी हद तक मार्केटिंग करने से बिकॉज ऑफ होलसेलर्स। इसके बाद क्या है, रिस्क शेयरिंग। अब देखो सामान बल्क में किसने उठाया था मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर ने। बल्क में किसके पास है, होलसेलर के पास। उसके बाद अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है मार्केट प्राइस में या डिमांड में तो लॉसेस तो दोनों का है, मतलब कि होलसेलर का भी है और रिटेलर का भी है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा जो लॉस है वो किसका है, होलसेलर का, क्योंकि बल्क में तो प्रोडक्ट उसी के पास है। रिटेलर तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेके आता है, तो अल्टीमेटली रिटेलर का भी लॉस है लेकिन कम है। तो रिस्क जो है, रिस्क इज शेयर्ड बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर। तो ये सारी सर्विसेज थी जो किसने प्रोवाइड करी, होलसेलर ने रिटेलर को। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। अब हम बात करने वाले हैं इन भाई साहब की, मतलब कि रिटेलर की सर्विसेज। अब एक रिटेलर किसको सर्विसेज देगा, देखो रिटेलर के बराबर में बिल्कुल होलसेलर है और प्रोड्यूसर है, और इस साइड
कंज्यूमर है। तो रिटेलर लेफ्ट हैंड साइड पे दो लोगों को सर्विसेज देगा, होलसेलर, प्रोड्यूसर, और राइट हैंड साइड पे कंज्यूमर्स को। तो इस केस में क्या है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर्स एंड सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर्स। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो रिटेलर की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जो किसको दे रहा है, होलसेलर या फिर प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर को। फर्स्ट वन, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, अब देखो अगर सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन तो एक ही जगह पे हो रहा है, लेकिन जो कंजम्पशन हो रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर कंट्री हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो ऑल ओवर कंट्री प्रोडक्ट पहुंचाना है, हर एक घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, अब वो प्रोड्यूसर तो काम नहीं कर सकता, तो ये काम कौन करते हैं, रिटेलर्स। यानी कि रिटेलर जो बेसिक काम करता है वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, क्योंकि कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक में कौन है, सिर्फ कौन है, आप बताओ, रिटेलर। तो रिटेलर क्या करता है, गुड्स को हर एक घर तक पहुंचाता है। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है गुड्स का वो कौन करता है, रिटेलर। सेकंड पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। अब देखो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको कस्टमर को जाके पर्सनली बताना पड़ता है कि इस गुड्स की ये क्वालिटीज हैं, ये गुड्स इस तरीके से यूज करे जाएंगे। अब वो पर्सनल सेलिंग जाके प्रोड्यूसर तो हर घर तक नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्रोड्यूसर तो कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक में ही नहीं है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है या कस्टमर को जितना भी ज्यादा बताना है प्रोडक्ट के बारे में, वो कौन बता सकता है, एक रिटेलर। तो रिटेलर जो दूसरी फैसिलिटी या दूसरी सर्विस प्रोवाइड करता है वो है पर्सनल सेलिंग। थर्ड वन इज इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो लार्ज स्केल पे काम कर पा रहा है। किस वजह से काम कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ रिटेलर। रिटेलर की वजह से कैसे सर, रिटेलर की वजह से ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे काम क्यों कर रहे हैं, देखो कैसे कर पाते हैं। एक रिटेलर बहुत सारे अलग 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 होलसेलर से और होलसेलर बहुत सारे अलग 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 मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं। तो इस केस में रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स है, तो एक रिटेलर क्या करता है, उन गुड्स को अच्छे से मार्केट करता है, उन गुड्स को अच्छे से सेल करता है। तो बहुत सारा बर्डन जो है रिटेलर ने अपने सिर पे ले लिया। तो जो मेजर फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्शन का है वो किस पर कर सकता है, कौन कर सकता है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। यानी प्रोडक्शन तो कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर ही करेगा, लेकिन होलसेलर उसको बल्क में परचेज कर सकता है और मैन्युफैक्चरर भी बल्क में प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली सेल कौन कर देगा, रिटेलर कर देगा, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, वो कस्टमर तक तो सामान पहुंचा ही देगा। उनका काम क्या है, सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना। पॉइंट नंबर 4 इज कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब देखो सर हमने इस पॉइंट को यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ कहाँ पढ़ा था, ये देखो कहाँ है, देखो 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 जल्दी से ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा एक्सपर्ट एडवाइस। अल्टीमेटली जो एक्सपर्ट एडवाइस जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा था, होलसेलर के पास कहाँ से आ रही थी, रिटेलर से। यानी कि रिटेलर तो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, कस्टमर के साथ। अब कस्टमर के बारे में सबसे अच्छी जानकारी कौन रखता है, रिटेलर। तो कस्टमर की जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी यूटिलिटीज हैं या जिस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वो अल्टीमेटली कौन बता रहा है मार्केट की इंफॉर्मेशन इन होलसेलर्स को, रिटेलर। और अल्टीमेटली फिर होलसेलर किसको बता देता है, मैन्युफैक्चरर। तो चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिटेलर की सर्विसेज जो किसको दे रहा है, वो कंज्यूमर को। अब सर कंज्यूमर को क्या क्या फायदा है, नंबर 1 रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि एक रिटेलर अपने पास इतना तो सामान रखता ही है कि रेगुलर बेसिस पे वो किसको अवेलेबल होता रहे, कस्टमर को। कि मतलब अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं ये मार्कर परचेज करने जाता हूँ, तो एक रिटेलर के पास मैं जितनी बार भी जाऊँगा उतनी बार मुझे ये मार्कर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी नहीं भी है तो ये लोग मेनली क्या कहते हैं कि सर शाम को आ जाएगा या कल आ जाएगा, मतलब वो अरेंज करा देगा। तो अल्टीमेटली रेगुलर सप्लाई तो है ना, रेगुलर अवेलेबिलिटी तो है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो वो प्रोडक्ट मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है वाइड सिलेक्शन। वाइड सिलेक्शन का क्या मतलब है कि सर बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें किसके पास मिल जाएंगे, रिटेलर के पास। देखो जनरली वैसे तो होलसेलर डायरेक्टली पब्लिक से लिंक ही नहीं करते हैं, डील ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एक कस्टमर डायरेक्टली किसके पास चला जाता है, होलसेलर के पास। तो होलसेलर के पास अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, उसके पास कुछ लिमिटेड वैरायटी ही मिलेगी। लेकिन रिटेलर क्या करता है, बहुत सारी वैरायटी रखता है अलग अलग कंपनीज की, मतलब उसके पास अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो किसको प्रोवाइड करेगा, कंज्यूमर को। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब एक
क्योंकि एक जो रिटेलर है वो डायरेक्ट किसके लिंक में है, कस्टमर के। डायरेक्ट किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कस्टमर के। तो वो कस्टमर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि सर ये नया प्रोडक्ट आया है, ये लेटेस्ट है, इसमें ये मेरिट्स हैं, इसमें ये क्वालिटीज हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, कस्टमर को। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि गुड्स को डिलीवर करना, गुड्स की वारंटी देखना, गुड्स की गारंटी देखना, गुड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, गुड्स को जाके इंस्टॉल करके आना, सेटअप करके आना। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली इसको कांटेक्ट करते हैं, रिटेलर को। तो इन सारी सर्विसेज जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी कौन प्रोवाइड करता है, एक रिटेलर। लास्ट पॉइंट आज का क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास हमारे लोकल लोकेलिटीज में, एरियाज में बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, उनसे हमारी जान पहचान होती है। तो अर्जेंट बेसिस पे अगर हमें कुछ लाना पड़ता है तो हमें ये थोड़ा सा क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं कि कोई बात नहीं सर, ले जाओ, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट का कोई ऐसा नहीं रहता कि कैश बेसिस पे ही करना है, हमें ये लोग क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना, ताकि तभी हमें लगेगा कि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी